Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter work, energy, and power. And I think we had discussed some critical reasoning questions also. And today is the turn to discuss your doubts corresponding to the work done by the constant force and variable force. And I think apart from that, I had also told you to solve the question corresponding to the energies. Okay. Let's start to solve your doubts. Friends, last lecture में मैंने कहाँ तक कराया था? Anybody remember? तो बताएगा what was we had learned in last lecture? तो बताएगा सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट करना है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट करना है. ओके फाइन. तो मतलब वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स खत्म हो गया था. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम से बाकी है, राइट? यस सर. तो आई थिंक मैंने ये टॉपिक और पावर का भी टॉपिक, मतलब ये दोनों टॉपिक मैंने सॉल्व करने को बोला होगा आपको. यस और नो? यस सर. टॉपिक मैंने सॉल्व करना बोला होगा एंड आई होप कि आप साथ साथ में सॉल्व करते होगे. देखो, एक सीधी सी बात है, अगर आपको JEE नीट को क्रैक करना है तो आपको कंटिन्यूअसली MCQ सॉल्व करते रहना पड़ेगा. मैं जितने सॉल्व कराऊँ उससे कुछ नहीं होगा, आप कितने सॉल्व करते हो वो इम्पोर्टेंट है. तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि आप in every week you will at least give 8 hours for physics, 8 hours for the chemistry, and 8 hours for the maths or biology. And in that particular time, you must solve their correspondent JEE or NEET MCQs only. So I am already providing you the experts notes for the JEE and NEET. नीट वालों बच्चों के लिए ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ऑर्डिनरी थिंकिंग है वो कर लो आराम से, तो आराम से नीट में आ जाएगा. JEE वाले बच्चों को ऑर्डिनरी थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग दोनों करना चाहिए. नीट में थोड़ा लेवल कम होता है, बट अगर टाइम मिलता है अगर आपको नीट वाले बच्चों को, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी कर सकते हैं. तो ये चीज़ करना ही करना है आपको, एक कंपलसरी है. तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. चलो मुझे पूछो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के बेस पे 1 to 20 में डाउट पूछो. सर 16. क्वेश्चन नंबर 1 6 16. ओके, देखो क्या लिखा हुआ है. If the linear momentum is increased by 50%, then what is the increment in the kinetic energy? Okay, that is the question. Okay. देखो, very often this kind of question is asked in the competitive examinations. Linear momentum and kinetic energy के बीच में रिलेशन जो है ना, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है. बहुत बार पूछा गया है, पूछ सकते ऐसा क्वेश्चन है. So friends, as you know, the kinetic energy can be given by formula half mv square. You can also write this formula as a half mv into v, that is half pv, or you can also write this formula as a p square by 2m. बट यहाँ पे आपको मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है, तो पहली बात कि आपके मोमेंटम तो होना ही चाहिए इक्वेशन में, तो ये नहीं चलेगा, उसमें मोमेंटम तो है ही नहीं. तो बाकी बचा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन. तो फ्रेंड्स, ये हाफ पीवी वाला भी नहीं चलेगा. पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि रीजन ऐसा है कि जब आप मोमेंटम चेंज करते हो तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी चेंज होगा साइमल्टेनियसली, बट बाय चेंजिंग द मोमेंटम मास इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड. मास तो बॉडी का जो है वही का वही रहेगा,
बॉडी के मोमेंटम चेंज करने से उसका मास चेंज नहीं होता है। तो मतलब हमारे पास वेलोसिटी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्पीड का क्या होता है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो हमको ये इक्वेशन भी नहीं यूज करना चाहिए। मास कांस्टेंट रहता है वो हमको पता है। तो फाइनली वी शुड अप्लाई द फॉर्मूला व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, you need to apply this formula, and this formula suggests us that the kinetic energy proportional to p square because mass remains constant। जो मास है ना वो कांस्टेंट है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए। अब इसका मतलब ऐसा हुआ कि k डैश अपॉन k जो होगा वो p डैश स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर होगा, बिकॉज k प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। तो k डैश अपॉन k इक्वल टू p डैश स्क्वायर। अब जो p डैश है ना वो कितना है, तो बोले मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50%। तो p डैश इक्वल टू p तो था ही, और उसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब इंक्रीमेंट का मतलब प्लस हुआ 50% ऑफ दैट मोमेंटम। तो 50% का मतलब 0.5 होगा। तो मतलब अगर ये जो नया मोमेंटम है ना वो 1.5 हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 1.5 पी। तो ये आपका हो जाएगा 1.5 पी द होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कैंसिल, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि नया जो काइनेटिक एनर्जी आपका है वो 2.25 टाइम्स देन द ओल्डर काइनेटिक एनर्जी। अब ये 2.25 का मतलब 225% हो गया। तो मुझे ये बताओ कि इंक्रीज बाय कितना होगा, हो गया 225%। 125. 170. 125. Okay. Yeah, exactly. So it is increased by 125. Is it understood, friend? Yes, sir. Okay. So friends, बहुत सारे competitive examinations के अंदर ये जो टॉपिक है ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आपको एक और टेबल बता रहा हूँ। Whenever, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। Whenever we have relation like a y proportional to x square, that is here you can say kinetic energy proportional to p square। तो ये y proportional to x square जैसा रिलेशन जब आपको मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि kinetic energy proportional to p square है। तो for this kind of relation there are some standard values। तो इस टाइप के रिलेशन में परसेंटेज चेंज इन एक्स का वैल्यू का जो परसेंटेज चेंज है, एंड देन करस्पॉन्डेंट परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी वाई। इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फॉर 1 to 8, फॉर 0 to 8%, अगर x का वैल्यू 0 से 8% होता है तो करस्पॉन्डेंट y का वैल्यू जो है ना उसका परसेंटेज चेंज डबल हो जाएगा। जैसे आपको ऐसा दिया है कि भाई मोमेंटम ने 4% का वेरिएशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, तो डबल मतलब 8%। 0 to 8 के लिए डबल करो आप। अगर x का वैल्यू 10% इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर ऐसा दिया होता कि मोमेंटम 10% इंक्रीज हो रहा है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी 21% इंक्रीज होता। यहाँ पे अगर 20% होता मोमेंटम या कोई भी क्वांटिटी x क्वांटिटी 20% इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका 44%। यहाँ पे 50 है, तो अभी हमने सॉल्व किया 50 के लिए क्या आंसर आया था, इंक्रीमेंट कितना मिला था 50 के लिए, अभी किया ना 220 120। इंक्रीमेंट 125 अगर यहाँ पे 100% होता तो यहाँ पे आपका आंसर इंक्रीज बाय 300% होता, और यहाँ पे सपोज के 200% इंक्रीमेंट आता, तो यहाँ पे आंसर आता 800%। तो ये जो सारे वैल्यूज है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है। वो बहुत बार फिजिक्स के अंदर ये रिलेशन आने वाला है, ये y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर रिलेशन बहुत बार आने वाला है।
जैसे मैं आपको बताऊं, स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। जैसे मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बॉडी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। जैसे रेंज अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बॉडी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो ये सारे जो रिलेशन है वो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर को ओबे कर रहे हैं। सो इन दिस ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये टेबल। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. चलो और बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 17th. 17th क्वेश्चन। ओके, देखो क्या है। अ फ्री बॉडी ऑफ मास 8 kg इज ट्रेवलिंग एट द 2 मीटर पर सेकेंड इन द स्ट्रेट लाइन। A free body of a mass 8 kg is traveling at a 2 meter per second in a straight line. At certain instant, the body split into two equal parts due to internal explosion. Friends, whenever there is an explosion, what is written? आपको बिना सोचे आप क्या कर सकते हो? कोलिजन या आता है या एक्सप्लोजन आता है, तो आप डेफिनेटली एक चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वेरी गुड। कौन बोला आप? छेद पार्टी वाला। वेरी गुड। तो whenever this kind of word is written, explosion या फिर कोलिजन, तो आप एक तो करना ही करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई कर ही दो आप। फ्री बॉडी ऑफ मास 8 kg इज ट्रैवलिंग 2 मीटर पर सेकंड, मतलब उसका वेलोसिटी है। एंड एट सर्टेन इंस्टेंट द बॉडी स्प्लिट इनटू द टू इक्वल पार्ट्स ड्यू टू द इंटरनल एक्सप्लोजन व्हिच रिलीज द 16 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो 16 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो नाइदर पार्ट्स लीव द ओरिजिनल लाइन ऑफ अ मोशन। तो इसका मतलब कि ये जो पूरा जो कोलिजन है, एक्सप्लोजन है, वो वन डायमेंशनल ही है। जो ओरिजिनल लाइन जो है ना, लाइन ऑफ मोशन, वो वही का वही है। मतलब आपको वन डायमेंशनली ही सोचना है, ये पूरा केस टू डायमेंशनल नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये होगी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज mv। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का आपका होगा mv। अब मेरी पिक्चर कैसी दिख रही है आपको? अच्छी दिख रही है, पीछे ग्रीन बैकग्राउंड। ग्रीन बैकग्राउंड आ गया ना, ऐसा कैसे हुआ? ओके, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड चले गए सारे, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। ओके, so applying conservation of momentum, mv is equals to m1 v1 plus m2 v2। ओके, अब यहाँ पे m1 and m2 is mentioned that they are equal fragments, so can I say it should be a m by capital M by 2? Yes or no? लिखा है ना, a body split into the two equal fragments। Is that clear? Yes, sir. आके ना तो बोलो। Yes, sir. ओके, बॉडी का जो मास है वो यस सर। तो 8 into the velocity 2 is equals to 4 into v1 plus 4 into v2। तो एक चीज कंफर्म्ड है कि v1 plus v2 is equals to क्या होगा? 4 कॉमन ले लो, डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4, तो ये v1 plus v2 4 मीटर पर सेकंड होगा। तो यहां तक समझ में आया भैया? Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes. अब दूसरी Yes, बात देखो, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऐसा दिया हुआ है कि ड्यू टू द इंटरनल एक्सप्लोजन विथ रिलीज ऑफ 16 जूल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि 16 जूल जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा कि ये जो एनर्जी होगा ना, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा।
तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 16 जूल जो रिलीज हुआ प्लस जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी था तो वो तो मिलेगा ही सिस्टम को। तो आफ्टर एक्सप्लोजन the total kinetic energy gained by the particles will be equals to released energy 16 joule plus whatever it was there in the system half mv square। तो ये आपका हो जाएगा हाफ m का वैल्यू तो आपको पता है कि 4 kg लेना है v1 स्क्वायर प्लस हाफ वंस अगेन 4 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस half mass of the initial mass of the body was a 8, initial velocity was a 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा 2v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 4 16 16 32। तो आपका v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर जो आएगा ना वो आपका 16 मिलेगा। अब बात ऐसी है कि v1 प्लस v2 का जो वैल्यू है ना वो 4 है एंड v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर जो है ना वो 16 मिल रहा है मुझे। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, वी हैव अ 2 वेरिएबल्स, हाउ टू सॉल्व। 2 इक्वेशन वी हैव, 2 वेरिएबल्स वी हैव। चलो एक काम करते हैं, v1 इज इक्वल्स टू, कैन आई से 4 माइनस v2, कैन आई से v1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस v2, चलेगा? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8v2, नहीं 16 माइनस 8v2 प्लस v2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर तो था ही इज इक्वल्स टू 16। तो आपका हो जाएगा 2v2 स्क्वायर माइनस 8v2 इक्वल्स टू 0। सो टेकिंग v2 कॉमन, 2v2 कॉमन, तो v2 minus 4 is equals to 0. So I can say either we have a two solution here, या तो v2 का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और v2 का वैल्यू 4 होगा। अगर v2 हम 0 लेते हैं तो पुट द v2 0, तो v1 का वैल्यू हो जाएगा 4, और अगर v2 को 4 लेते हैं तो v1 का वैल्यू हो जाएगा 0। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि दोनों में से कोई एक तो रेस्ट पे आ जाएगा और एक जो है ना वो उसी डायरेक्शन में मोशन में रहेगा। सो कंक्लूजन इज दैट आफ्टर बीइंग एक्सप्लोजन फ्रॉम द टू फ्रैगमेंट्स, वन विल कम टू द रेस्ट, एक तो रेस्ट पे आ जाएगा और दूसरा वाला जो है ना वो 4 मीटर पर सेकंड उसी डायरेक्शन में मोशन में रहेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? वन पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट एंड अदर मूव विद द सेम डायरेक्शन, दैट इज देखो ऑप्शन बी जो है ना वो Option B. ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया ये पूरा चीज? आया ये बात पता चला फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे v2 का जो भी सॉल्यूशन है तो उसके द्वारा अगर v1 फाइंड करते हैं तो v2 0 लेंगे तो v1 4 होगा, v2 4 लेंगे तो v1 0 होगा। तो इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक को सोच लो, कोई एक सॉल्यूशन, या तो ये सोचो या तो नीचे वाला सोचो। तो एक चीज कंफर्म है कि दोनों में से एक का तो क्या होगा, दोनों में से एक तो डेफिनेटली रेस्ट पे आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? चलो और बताओ। 41. चलो अप टू वेट, जस्ट वेट मिनट, अप टू 40, 40, अप टू 40 किसी को कुछ पूछना है? अप टू 40, अप टू 40, अप टू 40 किसी को कुछ पूछना है?
Okay, चलो up to 60. 41 was then the doubt. Okay, let's me check out. देखो क्या लिखा है, two identical cylindrical vessels with their bases at the same level, each contain of the liquid of the density rho. The height of a liquid in the vessel is h1 and in the other it is h2. The area of either base A, area of both the bases is A. The work done by the gravity in equalizing the level when the two vessels are connected. Okay. Okay. चलो पहले तो क्वेश्चन समझे आप क्या पूछना चाहते हैं. Two identical cylindrical vessels with their base same level, each contain the liquid of the density rho. The height in the height of the liquid in the vessels are h1 in the other vessel it is h2. तो दोनों में unequal height है. मान लो कि h1 is greater than h2. h1 जो है ना वो h2 से ज्यादा है ऐसा मान लो. The area of the base is A. The work done by the gravity in equalizing the level when the two vessels are come into the contact. देखो सीधी सी बात है, अगर दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों का जो एरिया है ना वो इक्वल होने का ट्राई करेगा. मतलब इस टाइप का सिचुएशन है. दो वेसल्स है, एक में h1 हाइट तक लिक्विड पड़ा हुआ है और दूसरे में जो है ना कुछ कम हाइट तक भरा हुआ है h2. अब सीधी सी बात है, अगर दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो इक्वलाइज करने के लिए लिक्विड जो है ना, सपोज कि यहाँ पे हम ब्रिज बनाते हैं, यहाँ पे ब्रिज बनाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से लिक्विड एंटर होगा और यहाँ पे फिल होगा और थोड़े टाइम में दोनों का हाइट इक्वलाइज हो जाएगा. तो उसी के लिए कितना वर्क लगेगा ग्रेविटी के द्वारा वो क्वेश्चन है. चलो क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मच द वर्क इज गोइंग टू बी डन. वैसे दोनों का हाइट का डिफरेंस जो है ना वो h1 माइनस h2 है. इट शुड बी mgh. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी and that should be mgh. Sir, mass is equal to density into volume. Okay, but still there is a problem. Okay. Okay. यहाँ पे पहले तो ये बताओ मुझे कि दोनों में फाइनली कौन से हाइट तक दोनों में पहले तो ये बताओ कि कौन से हाइट तक ये लिक्विड फिल होगा दोनों में. h1 plus h2 by 2. वेरी गुड वेरी गुड. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. दोनों में फाइनली जो होगा ना वो h1 प्लस h2 बाई 2 होगा. राइट, सही बात है. तो फ्रेंड्स इसको कैसे सोल्व करना पड़ेगा पता है आपको? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है. तो पूरे सिस्टम का जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना वो ये होगा कि m1 g h1 प्लस m2 g h2.
राइट। तो ये सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा, पूरे सिस्टम के पास इतना पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली। उसका भी सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ना उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा। तो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ये पूरा जो लिक्विड है ना, वो हम ऐसा मान सकते हैं कि इनिशियली उसके सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसका अर्थ के सरफेस से उसका जो हाइट रहेगा ना वो mg एज ए पर दी फॉर्मूला mgh। बट देखो क्या बात है, मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्यों लिया, बिकॉज कुछ लिक्विड पार्टिकल अर्थ के बहुत नजदीक है, कुछ बहुत दूर है, तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा mgh1/2। तो ये आपका इनिशियल होगा, एंड फाइनल मतलब ये क्या होगा आपका इनिशियल पोटेंशियल m1gh1/2 m2gh2/2। मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ, तो AH1 GH1/2 प्लस AH2 GH2/2। चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? इनटू द डेंसिटी, इनटू द डेंसिटी। ये लास्ट स्टेप में अब एक बार फिर से लास्ट स्टेप में आपको लिख के देता हूं। चलो ये स्टेप पहले, तो ये स्टेप समझ में आया, ये स्टेप पहले समझ में आया, ये समझ में आया, ये फर्स्ट स्टेप। Yes, sir. ओके, अब मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ और इनटू द हाइट, पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A है इनटू H1 है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करोगे तो आपको मास मिलेगा, तो मास फाइंड करने के लिए वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी, तो ये GH1/2। सिमिलरली हियर ऑल्सो M2 के बदले AH2 रो GH2/2। तो आपका जो इनिशियल पूरे सिस्टम का जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये आपका हो जाएगा A रो G/2 H1 स्क्वायर प्लस A रो G/2 H2 स्क्वायर। तो आई कैन से A रो G कॉमन बाई 2 कॉमन H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर। ये आपका इनिशियल पूरे सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब मुझे ये बताओ कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पूरे दोनों में, अब दोनों वेसल में कहाँ तक वो फिल होगा लिक्विड, H1 plus H2/2. वो आपका हाइट हो गया। सर इसमें स्क्वायर कैसे हुआ? ये देखो ये H1 इंटू H1 होगा ना, ये रहा H1 भी है, H1 दो बार H1 है तो होगा ही ना स्क्वायर, H1 इंटू H1। यस सर, यस। अब सोचो कि पूरे सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा वापस से mgh, बट 2 टाइम्स, कैन आई से 2 टाइम्स mgh, बिकॉज देयर आर 2 वेसल्स एंड नाउ बोथ द वेसल्स यस सर। आर लिक्विड इन द सेम अमाउंट, तो वो कितना होगा, तो mgh, तो mg, अब h के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए, पर सर दोनों का सेम ही हो जाएगा ना हाइट? हाँ दोनों हो जाएगा। अब जो हाइट है ना वो आपका h1 प्लस h2/2 है, h1 प्लस h2/2 हो जाएगा दोनों में हाइट। इज दैट क्लियर? यस सर। उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में वापस से, तो इफेक्टिवली हाइट आपको कितना लेना पड़ेगा, h1 प्लस h2/2 प्लस H2/4। और उसका भी हाफ करना पड़ेगा आपको। देखो फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, फाइनल सिचुएशन में कोई एक वेसल कंसीडर करो, फाइनल सिचुएशन में कोई एक वेसल को कंसीडर करो, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh, वेयर h इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो h इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द अर्थ। तो ये जो पूरा अभी फाइनली जो वेसल है ना, इसका ये जो पूरा जो हाइट है वो h1 प्लस h2/2 है, बट ये जो पॉइंट होगा वो उससे भी हाफ डिस्टेंस, मतलब क्या आ जाएगा h1 H1 प्लस H2/4। ये समझ में आया, और इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू मैंने 2 Yes, बिकॉज दोनों वेसल का। ऐसे 2 वेसल है। दो vessel है। अब मास इज इक्वल्स टू क्या, तो बोले मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो अब वॉल्यूम तो जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द हाइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द हाइट जो है ना वो h1 प्लस h2
बाई 2 है, हाइट टोटल हाइट जो है वो h1 इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू h1 प्लस h2 बाई 4 इंटू 2, तो h1 प्लस h2 बाई 2 लिख लो चलेगा। तो Yes, sir. उनका जो पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ए रो जी बाई 2 कॉमन बाई 4 कॉमन और बचेगा h1 प्लस h2 का स्क्वायर। चलो ये समझ में आया भैया। Yes, sir. तो अभी मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? yes sir, पोटेंशियल अभी तो मुझे फाइंड क्या करना है, अभी तो मैंने इनिशियल पूरे सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, फाइनल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करा, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन मिलेगा दैट मच वर्क इज टू बी डन। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, या फिर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क इज टू बी डन इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो जबरदस्त क्वेश्चन है। रो जी ए रो जी बाई 4 h1 प्लस h2 का स्क्वायर माइनस ए रो जी बाई 2 h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर। अब इसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ए रो जी बाई 2 कॉमन, ए रो जी बाई 2 कॉमन लेते हैं, बाकी बचेगा h1 प्लस h2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस h1 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर। h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर आगे नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर उसका थोड़ा सिंप्लीफाई और करो। ए रो जी बाई 2 h1 स्क्वायर प्लस 2h1 h2 प्लस h2 स्क्वायर बाई 2 माइनस h1 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा h1 स्क्वायर माइनस 2h1 स्क्वायर। तो ए रो जी बाई 4 ले लेते हैं, मैंने एलसीएम लिया और जो दोनों में बाई 2 आया उसको मैंने नीचे डाल दिया, तो आपका ये हो जाएगा h1 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर प्लस 2h1 h2 माइनस h2 स्क्वायर। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये मैंने u फाइनल माइनस u इनिशियल किया था, एक्चुअली u इनिशियल माइनस u फाइनल करना चाहिए था। u फाइनल माइनस u इनिशियल किया, उसके पहले u इनिशियल माइनस u फाइनल कर लेते हैं, तो उसका उल्ट। ये आपको समझ में आया, मैंने एलसीएम लिया है, ये स्टेप से ये स्टेप समझ में आया। yes sir, Yes, sir. yes sir, माइनस दैट इज माइनस। अब उल्टा करते हैं, तो ए रो जी बाई 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बीच वाला टर्म्स नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दो टर्म्स क्या है फिर, h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर। तो दिस मच वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, ए रो जी बाई 4 h1 माइनस h2 द होल स्क्वायर। ये रहा ऑप्शन डी आपका। गंदा था, गंदा था। इज दैट क्लियर? सर डब्ल्यू में आ सकता है ना कि एडवांस में? क्या बोल रहे हो ये, सॉरी सर, क्या बोल रहे हो आप? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हम एडवांस सर में वो बोल आएंगे रहे या थे मेन में? नहीं, ये मेन में आ सकता है ये क्वेश्चन। उसमें लॉजिक तो सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। लॉजिक तो यही था कि आपको करना क्या है, पूरे सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, पूरे सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, और जितना एनर्जी जो देखो ये एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा वो मुफ्त में तो नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहीं ना कहीं पे से तो आएगा। दैट इज द एनर्जी चेंज हियर, दैट इज बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दैट क्लियर? सर स्क्रीनशॉट भेज देना। पूरा फाइल में भेज दूंगा आपको, ये पूरा जो है ना सॉल्यूशन के पूरे फाइल को मैं आपको भेज दूंगा। ओके, और बताओ। 49 49 ओके।
देखो क्या है, a 0.5 kg ball is thrown up with the initial speed 14 meter per second and reaches the maximum height of the 8 meter. How much energy is dissipated by air drag action on the ball during the ascent? Okay. तो एयर ड्रैग के द्वारा कितना लॉस होगा? देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है वो कितना है? 14 मीटर पर सेकंड। ओके वेट। काइनेटिक नहीं, मतलब वेलोसिटी। हाँ वो बराबर है, मतलब इनिशियल टोटल इनिशियल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² 0.5। and potential 0, right? Because initially at the surface of the earth. Am I right, friends? यस सर। तो हाफ मास जो है ना वो 0.5 है एंड वेलोसिटी जो है ना वो 14 का स्क्वायर, 14 into 14, right? 14 स्क्वायर। यस सर। तो ये आपका हो जाएगा 49 जूल। 14/2 2 टाइम्स, मतलब ये 7 into 7 49। अब आपका फाइनल जो एनर्जी होगा दैट इज वंस अगेन k2 plus u2, बट एट द मैक्सिमम हाइट व्हाट हैपेंड फॉर द k2? मैक्सिमम हाइट पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो जीरो जीरो। जीरो। Velocity आपका zero. पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो हो जाएगा mgh, राइट? यस सर। मास जो है ना वो 0.5 है, जी का वैल्यू मान लेते हैं कि 10 ले लेते हैं, चलो। एंड एच जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है भैया? 8 मीटर। तो मुझे ये बताओ कि हाउ मच इज द फाइनल एनर्जी? 40। तो आपका हो जाएगा 40। तो मतलब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव है, तो इफ देयर वाज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स देयर मस्ट नॉट बी एनी चेंज इन द एनर्जी, टोटल एनर्जी मस्ट बी रिमेन्स द सेम। बट यहाँ पे पहले मैंने प्रोवाइड किया था 49 जूल, बट जब वो ऊपर पहुंचा तो हो गया कितना उसके पास टोटल एनर्जी? 40 जूल। इसका मतलब कि एयर ड्रैग ने कितना लॉस किया होगा? 9 जूल। 9 जूल का 9 लॉस। जूल। तो 9 के आसपास आंसर आना चाहिए। हमने वो जी का वैल्यू है ना वो 10 लिया हुआ है, इट में पॉसिबल दैट दे हैड टेकन एज अ 9.8। 9.8। तो अगर जी का वैल्यू 9.8 लेते हैं तो आई थिंक 9.8 आंसर आना चाहिए। तो ये 10 भी है 9.8 भी है, तो एक बार कंफर्म करते हैं कि 9.8 लेके ही करते हैं, तो फिर क्या आता है वो देख लेते हैं। चलो जी का जो वैल्यू है ना वो 9.8 लेके सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या आएगा। तो ये क्या आएगा 8 5 जा 40। तो ये आपका हो जाएगा 40 9 4 जा 8 4 जा कितना आएगा? देखो ये 9.8 इंटू 4, तो 9.8 इंटू 4 क्या आएगा? ऐसा ही आएगा ना? यस सर। 40 इंटू 98 करते, फिर 2 पॉइंट काट लेते तो हो जाएगा। जो भी है ये आ जाएगा ना, ये 39.2 बराबर है ना? यस सर 39.2। तो था कितना 49, हो गया कितना 39.2, तो कितना कितना डिक्रीज हुआ? 49 minus 9.8। 9.8 exact. So change in the energy is equals to 9.8 joule. So this much energy is going to be dissipated in doing the work against the air drag. Is that clear? आया बात समझ में? यस सर। Okay, चलो let's move up to 60. Sir, 50. क्वेश्चन नंबर फिर से बोलो। 50। Okay, 5050. Okay. An ice cream has a marked value 700 kilocalorie. How many kilowatt hour energy will it deliver to the boy as it digested? तो फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे किलो कैलोरी को आपको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये है कि एनर्जी का जो वैल्यू है ना वो आपको दिया हुआ है 700 किलो कैलोरी।
क्या फ्रेंड्स आपको ये पता है कि कैलोरी कितना होता है? तो 700 किलो का मतलब 10⁻³ होगा, कैलोरी का मतलब 4.2 जूल। 1 कैलोरी 4.2 जूल। तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 4.2 इंटू 10⁻5 जूल। चलो ये आपका हो गया जूल के फॉर्म में एनर्जी। अब शायद आपको ये पता होगा कि 1 किलोवाट आवर जो है ना, वो शायद आपको पता होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्या ये आपको पता है भैया? यस और नो? नो सर, मतलब अभी यस पता सर। चल गया। ये पावर के थ्योरी में था ना ये सब चीज। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो ये यस सर। तो यस सर था। हाँ, तो अगर जूल को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको जूल को 1 जूल को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/3.6 10⁻6 किलोवाट आवर। तो ये जो जूल है ना, उसको मुझे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी आपका जो एनर्जी है वो 7 इंटू 4.2 10⁻5 जूल को कन्वर्ट करो किलोवाट आवर में, तो डिवाइड करना पड़ेगा 3.6 10⁻6 से। अब ये 4.2 डिवाइड बाय 3.6 है कोई रिलेशन? 0.81 आता है। हाँ, तो ये करोगे आप सिंप्लीफाई तो यू विल गेट द 0.8 किलो। इज इट क्लियर? करना ही है, आप खुद कर लेना। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलो और बताओ। सर 59। 52। क्वेश्चन नंबर 52। 52। 52। ओके। A particle of mass m and charge q is accelerated through a potential difference v, then what is the energy? देखो इसमें क्या है भैया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ऐसा आपने 10th में पढ़ा हुआ है भैया। यस यस सर, पढ़ा सर। हुआ है। पोटेंशियल इनटू द चार्ज। अब वर्क का जो यूनिट है ना, वही एनर्जी का यूनिट है। तो यूनिट ऑफ द वर्क डन इज इक्वल टू यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? v इंटू क्यू करना पड़ेगा। बाकी सब जो ऑप्शन है ना, वो आपको जूल में आंसर नहीं देंगे। ये एक भी ऑप्शन आपको जूल नहीं देगा, यूनिट जूल नहीं रहेगा। आपको तो एनर्जी करना है ना, तो एनर्जी का यूनिट जूल होना चाहिए। तो ये Q इंटू वी जो वी है ना, वही आपको जूल देगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो और बताओ। फिफ्टी 59। क्वेश्चन नंबर 59। फ्रेंड्स देखो, अगर आपको JEE नीट को क्रैक करना है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ आपको सीरियसली बोलता हूँ कि अगर आपको JEE नीट क्रैक करना है तो यू मस्ट सॉल्व MCQ, इट इज कंपल्सरी। अदरवाइज ये टाइप के एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे। 59 क्या है? अ मशीन विच इज 75% एफिशिएंट। देखो एफिशिएंसी की बात है, किसी को पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? सो व्हेनेवर यू वांट्स टू फाइंड द एफिशिएंसी यू मस्ट डू दिस थिंग, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो दिस इज एफिशिएंसी। वो चाहे आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर कर लो, या चाहे आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क कर लो, कोई भी आउटपुट अपॉन इनपुट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। अब यहाँ पे एफिशिएंसी आपका 75% है, तो 75% का मतलब होता है 0.75। तो एफिशिएंसी आपका 0.75 है। uses a 12 joule of the energy in lifting a 1 kg pipe, 1 kg mass through a certain distance। तो देखो ये 1 kg मास को लिफ्ट करना, वो उसके लिए 12 जूल एनर्जी लगा रहा है। इसका मतलब ये 12 जूल हमारे लिए क्या हुआ? वो हमने इनपुट।
वो हमने दिया मतलब वो इनपुट हुआ हमारे लिए। तो इनपुट जो है ना, एनर्जी का जो इनपुट है ना, वो हमने 12 जूल दिया हुआ है और मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? द मास इज देन अलाउड टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस। ओके, तो आउटपुट ये है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको लिफ्ट कर रहे हैं 1 kg मास को, तो मतलब वो कुछ हाइट अचीव करेगा। तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दैट इज द mgh। एम आई राइट फ्रेंड्स? Height. वो हाइट Yes. यस सर। मतलब mgh अचीव करना, वो आउटपुट हुआ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. देखो अभी यहाँ Yes. तक खत्म हुआ, ये यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हुआ, अभी दूसरा पार्ट तो बाकी है। दूसरा पार्ट तो रीड करना बाकी है, बट अभी हाफ पार्ट के बाद हमको ये पता चला कि भाई हमने 12 जूल दिया, एफिशिएंसी 75% है और उसको लिफ्ट किया। लिफ्ट किया मतलब एच हाइट को पहले गए, तो पहले एन का वैल्यू लिखेंगे 0.75, आउटपुट लिखेंगे mgh, इनपुट लिखेंगे 12। तो ये आपका 0.75, मास जो है ना वो 1 kg है। जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, इनटू द एच अपॉन 12। तो एच का जो वैल्यू, यहाँ पे एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी हम 10 ले लेते हैं, चलो। तो एच का वैल्यू कितना आएगा? 75 का मतलब 0.75 का मतलब 3/4, 3/4 इंटू द 12 बाई द 10। तो ये आपका हो जाएगा 0.9 मीटर आपका हाइट मिलेगा। अब वहां से क्या करना है? तो बोले वहां से है ना, उसको अलाउ करना है, फ्री फॉल कराना है। तो फ्रॉम दैट डिस्टेंस द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द फॉल। अब फिर क्या होगा फ्रेंड, देखो ये एक तो पहले हम हाइट पे ले गए, फिर वहां पे वहां से उसको फ्री फॉल करा रहा है, तो फिर वो दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये जो भी कुछ हमको पोटेंशियल एनर्जी मिला उसका क्या होगा? ये जो भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा उसका क्या होगा भैया? Changes into kinetic energy. इट विल बी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे ये हाइट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे क्या फाइंड करना था एक्चुअल में? mgh ही फाइंड करने की जरूरत थी, बिकॉज mgh का पूरे का कन्वर्जेशन हो जाएगा। तो mgh इक्वल्स टू 12 इंटू 0.75 का मतलब 3/4। तो ये आपका mgh हो जाएगा 9 जूल। और फिर उसका किस में कन्वर्जेशन हो जाएगा? स्टेप 2। ये स्टेप 1 खत्म हुआ, अब स्टेप 2। फिर ये जो mgh है ना, उसका कन्वर्जेशन हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। अब ये mgh का वैल्यू तो हमको पता है कि 9 लेना है, हाफ मास जो है ना वो 1 है, और वी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। तो वी स्क्वायर मिल गया आपका 18, तो वी मिल गया आपका √18 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन पता चला फ्रेंड्स, कहाँ से कहाँ पे जा रहा है ये क्वेश्चन, कहाँ पे गया वो पता चला ये क्वेश्चन। यस सर। तो पहले एफिशिएंसी का यूज किया, फिर पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट किया, बिकॉज वो करने का बोला था इसलिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो और आगे बढ़ते हैं। और बताओ अप टू 60। 63। क्वेश्चन नंबर 53। ओके, a running man is running man has half the kinetic energy। सर 63। 63, okay. Two identical blocks A and B, each of the mass m, resting on the smooth floor, are connected by the light spring of the natural length L and spring constant K. With a spring at its natural length. A third identical block C, moving with the speed v along the line joining A and B, collides with A. The maximum compression in the spring is. It's a very intelligent question. It's a really a very intelligent question. पहले तो क्वेश्चन को समझने की ट्राई करते हैं, क्या है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि भाई हमारे पास दो ब्लॉक है, उसको स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड किया हुआ है, और अभी जो है ना स्प्रिंग उसके नेचुरल लेंथ में है, उसमें मतलब कंप्रेशन या
एक्सपांशन नहीं है, नेचुरल है स्प्रिंग। दोनों जो ब्लॉक है उसका मास सेम ही है, अभी दिया हुआ है, दोनों का मास सेम है। और एक तीसरा कोई बॉडी आ रहा है, बॉडी सी, उसका भी फॉर्चुनेटली जो मास है ना वो एम ही है, और वो वी वेलोसिटी के साथ कोलाइड हो रहा है, वी वेलोसिटी के साथ, वो स्प्रिंग के साथ वी वेलोसिटी के साथ वो बॉडी ए के साथ कोलाइड हो रहा है। तो फिर मैक्सिमम कंप्रेशन क्या मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है। देखो पहले तो कोलिजन वर्ड आया, तो कोलिजन वर्ड आया, इसका मतलब क्या होगा? बोलो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो ये पूरे को एक सिस्टम कंसीडर कर लो। तो ये जो सिस्टम है उसके कितने, उसका मास कितना है? बोलो। 2m। 2m। तो conservation of momentum tells us that initial momentum, that is mv, is equals to, let assume that after being collision this system of a spring is starts to moving with the velocity v dash। तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या आएगा? इनिशियली ये मास मोशन में था, स्प्रिंग एट द रेस्ट था, स्प्रिंग वाला। अब आफ्टर कोलिजन मान लो कि ये रेस्ट पे आता है और ये मोशन में आ जाता है, तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ द स्प्रिंग? चलो ये पता चला आपको, ये पता चला। यस सर। मैंने सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम इक्वल्स टू ओनली mv, बिकॉज इनिशियली द सिस्टम ऑफ द स्प्रिंग वाज एट द रेस्ट, एंड आफ्टर दैट आई हैड अज्यूम्ड दैट वो जो बॉडी जो सी ब्लॉक था वो कोलाइड होके स्टॉप हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों माना हमने? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है ना मैक्सिमम कंप्रेशन। ये मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा, मतलब जो जितना भी एनर्जी वो बॉडी के पास है वो पूरे पूरा रिलीज कर दे, तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। मतलब अगर सी ब्लॉक 100% खत्म हो जाए उसका वेलोसिटी, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो मैंने मान लिया कि वो सी ब्लॉक जो था वो कोलाइड होके स्टॉप हो गया, तो अब जो भी मोशन में आएगा वो स्प्रिंग वाला सिस्टम मोशन में आएगा। तो मैंने मान लिया कि वो सिस्टम का जो वेलोसिटी है वो v डैश है, मास उसका 2m है, बिकॉज स्प्रिंग तो लाइट वेट है, स्प्रिंग का तो कोई मास नहीं है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब ये जो काइनेटिक एनर्जी मिला सिस्टम को वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। नाउ हाफ m इंटू वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ इंटू वी डैश स्क्वायर, बिकॉज दोनों मास का वेलोसिटी m वी डैश है, यहाँ पे दो मासिस है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू हाफ m v dash square 2 times, and that will be gets converted into the potential energy of the spring। and potential energy of the spring क्या है? याद करो, potential energy of the spring क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हाफ 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 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे m v dash square 2 m v dash square, और v dash का वैल्यू हमको पता है कि v by 2 है, और उसका स्क्वायर करना है तो v square by 4 करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो 2 by 4 मतलब 1 by 2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो हाफ mv स्क्वायर बाई के, तो x का जो वैल्यू मिलेगा आपका वो क्या मिलेगा भैया? रूट में m बाई 2 के, v स्क्वायर का रूट हो जाएगा v, तो दिस इज योर आंसर। तो m बाई 2 के इंटू v, m बाई 2 के इंटू v, ये रहा आपका आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इट्स अ गुड क्वेश्चन। यस सर। आया बात? सर Yes, डाउट sir. है हाँ बोलो। सर, ये दो बार हाफ एम वी स्क्वायर क्यों आया सोचो आप, हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा क्यों? दो ऑब्जेक्ट है ना। हाँ, सिस्टम में देखो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। द काइनेटिक एनर्जी द होल सिस्टम इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पूरे सिस्टम में कितने, दो ब्लॉक है, तो दोनों के काइनेटिक एनर्जी का एडिशन होके वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके।
चलो अब बताओ, चलो बताओ, अप टू 80, 73. 73, ओके। तो इसमें क्या है, देखो क्या लिखा है, इफ अ मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी डबल्ड। तो यहाँ पे हमको ऐसा दिया गया है कि जो न्यूअर काइनेटिक एनर्जी है वो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से डबल है। तो न्यूअर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी के बदले क्या लिखना पड़ेगा मुझे, v प्लस टू द होल स्क्वायर, बिकॉज न्यूअर वेलोसिटी इज v प्लस टू, बिकॉज उसका उसने क्या किया, उसके वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया। तो न्यूअर वेलोसिटी विल बी v प्लस टू, इज दैट क्लियर? एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस देन द हाफ एम वी स्क्वायर। तो v प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। तो v प्लस टू टेकिंग स्क्वायर रूट, तो √2v। तो अभी क्या होगा, 2 इज इक्वल्स टू √2v माइनस v, एक्सक्यूज मी। तो √2v माइनस v मतलब v इंटू √2 माइनस 1। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, 2/√2 माइनस 1। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है भैया। तो एक काम करते हैं, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना। Yes, sir. Rationalize. हाँ, तो फिर ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1. तो 1 बचेगा। तो न्यूमरेटर में बचेगा 2 इंटू √2 प्लस 1। अब ऐसा कोई ऑप्शन है, 2 को No, मल्टीप्लाई sir. कर दो तो 2 √2 प्लस 2 हो जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. चलो और बताओ। सर 85। 77. 77, ओके। Body is moving with the velocity v, breaks up into two equal parts. One of the part retrace back with velocity v, then the velocity of the other part। देखो यहाँ पे breaks into equal parts, suddenly break बोलो क्या होना चाहिए, कौन सा क्या अप्लाई करना पड़ेगा मुझे? It is like an explosion, Conservation of momentum. Momentum. conservation of momentum। So initial momentum of the whole system is equals to final momentum। So initial momentum is a m, capital M into v, final momentum m by 2 v1 plus m by 2 v2। m by 2 क्यों लिखा, because two equal fragments। is that clear? अब m into initial velocity v है, अब दिया हुआ है कि one of the part retrace back with the velocity v। retrace back का मतलब क्या हुआ, वो वापस जा रहा है, मतलब with the velocity। Opposite direction में हाँ, तो उसका वेलोसिटी मुझे क्या लेना चाहिए, negative. माइनस v। चलो ये पता चला भैया, Yes, sir. और मुझे दूसरे का ही तो फाइंड करना है भैया। आया बात समझ में? Yes, sir. m Yes, sir. कॉमन एंड कैंसल। तो v इज इक्वल्स टू माइनस v बाई टू प्लस v2 बाई टू। ये आपका v2 बाई टू हो जाएगा ना, वो v प्लस v बाई टू, 3v/2v हो जाएगा, v प्लस v बाई टू। तो v2 शुड बी इक्वल्स टू 3v। एंड प्लस आया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका आंसर प्लस है, इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन में होगा, Forward. तो 3v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स?
Yes, sir. इसका आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब ऐसा हुआ कि वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है विद द वेलोसिटी 3v। इज इट ओके फ्रेंड्स? हाँ के ना तो बोल दो। Yes, sir. ओके चलो और बताओ। एटी फाइव बोला। Yes, sir. A spherical ball of a mass 20 kg is a stationary at the top of the hill of the height 100, मतलब इनिशियल उसका जो पोजीशन है ना वो 100 मीटर हाइट पे है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इट स्लाइड डाउन स्मूथ सरफेस इन द ग्राउंड एंड क्लाइम्स द अदर 30 मीटर एंड फाइनली बीच में वो 30 मीटर हाइट पे आता है और वापस से वो डाउन जाके 20 मीटर पे आता है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट द 20 मीटर? देखो यहाँ पे इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, ऐसा कुछ, एंड स्मूथ सरफेस, स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। For the conservative force field you can apply the conservation of the Momentum. देखो मोमेंटम कंजर्वेशन तो एवरी टाइम यू कैन अप्लाई, बट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, पूरा फोर्स जो कंजर्वेटिव है। तो आप फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड यू कैन आल्सो अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। एंड आपको पता है 8th चैप्टर में हमने बार बार देखा कि जब भी हमको इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या करना होता है? Conservation of कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। So initial potential plus kinetic energy is equals to final potential plus kinetic energy। Initial potential energy जो आपका है ना वो mg 100 है, h and initially at the rest है, at the top of the hill stationary and finally बीच में वो क्या कर रहा है, बीच में कहीं पे वो 30 मीटर अचीव कर रहा है, बट वो हमारा फाइनल स्टेट नहीं है। फाइनल स्टेट तो कौन सा वाला है? 20 वाला है। और वहां पे ही तो मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, वहां पे ही तो मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है। तो 100 mg माइनस 20 है जी, तो ये हो जाएगा 80 इंटू एम जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 160, वी स्क्वायर आपका हो जाएगा 160 इंटू द जी, जी का वैल्यू हम ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 1600, उसका स्क्वायर रूट निकालो तो आपका हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट पर्टिकुलर दैट हाइट 20 मीटर इट शुड बी अ 40। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. क्या बात समझ में है? Yes, sir. यस सर। चलो और बताओ। पावर में है। पावर में 1 to 20। अच्छा मैं पहले एक बार पूछ लेता हूँ, किसी को ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में पूछना है? किसी को कुछ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक? लास्ट कॉल। ओके लेट्स कम टू द पावर। बोलो पावर में 1 to 20। थर्ड। थर्ड वन ओके। देखो क्या लिखा हुआ है, a man is riding on a cycle with the speed of velocity of 7.2 kilometer per hour up a hill having a slope 1 in 20। The total mass of the man and the cycle is 100 kg। The power of the man। ये क्या लिखा हुआ है? A man is riding on the cycle with that velocity 7.2 kilometer per hour up a hill having slope L in 20, 1 in 20। What is this? ये क्या है? Having slope 1 in 20, इसका क्या मतलब हुआ? सर शायद सर 20 सेकेंड्स होगा। नहीं नहीं नहीं, स्लोप, स्लोप के बारे में दिया हुआ है, स्लोप। आई थिंक कुछ लिखने में गड़बड़ किया हुआ है क्या? एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं तो पता चल जाएगा।
स्लोप 1/20 का मतलब क्या हुआ? पावर का थर्ड क्वेश्चन है ना? देखो ये रहा स्लोप 1/20 का मतलब ऐसा हुआ, देखो कैसा लिखा हुआ है स्लोप 1/20 का मतलब ऐसा हुआ कि उसका साइन थीटा जो है ना वो 1/20 है। क्या लिखने का क्या तरीका है ये साइन थीटा 1/20 है, ऐसा दिया हुआ है। इज अ क्लियर फ्रेंड्स? नाउ इट इज अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। Yes, sir. Yes, sir. कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं आएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। ये खुद इंटरप्रिटेशन करना है, खुद को लिखना है, ऐसा थोड़ी चलेगा। Okay. ओके, कौन सा क्वेश्चन था? Third. पावर का थर्ड। थर्ड। ओके, ओके। अभी हमको ये पता चल गया कि ये ऐसा है कि साइन थीटा जो है ना वो 1/20 है, तो ये पता चल गया। क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टोटल mass of the man and cyclist, man and cycle is 100 kg, the power of the man. So friends, power is equals to power is equals to force into the velocity. तो वेलोसिटी हमारे पास है, फोर्स कितना होगा? तो जो बंदा है ना वो ऐसे स्लोप पे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर वो बंदा है तो ये हो जाएगा उसका माजी, और आपको पता है कि ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा माजी कोस थीटा, और ये आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, वो भी आपको पता है, और ये हो जाएगा माजी साइन थीटा। ये बहुत बार हमने किया है, राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. नाउ पावर इज इक्वल्स टू द फोर्स इनटू द वेलोसिटी। अब मुझे ये बताओ कि पैरेलल टू द स्लोप व्हिच इज द पैरेलल टू द स्लोप व्हिच इज द फोर्स? एक्चुअली इट इज अ फोर्स डॉट वेलोसिटी इफ यू रिमेंबर। तो एफ वी कोस थीटा। तो ये जितना फोर्स ये नीचे की तरफ लगेगा उतना ही जो साइक्लिस्ट है उसको पेडलिंग के द्वारा उतना ही फोर्स उसको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो लगाना पड़ेगा कितना फोर्स? तो बोले वही माजी साइन थीटा जितना into the velocity. And what is the angle between these two forces? What is the angle between the velocity and the force? ये फोर्स जो लगाया पेडल के द्वारा और वेलोसिटी है, वो दोनों के बीच में एंगल कितना है? द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एफ एंड वेलोसिटी। तो फोर्स जो आपका है वो माजी साइन थीटा उसको लगाना है, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्टेंट पावर होगा वो माजी साइन थीटा इनटू वेलोसिटी होगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो अब ये मास जो है ना वो 100 है, जी का वैल्यू ले लो 10 ले लो, 9.8 ले लो, साइन थीटा 1/20 बात किया हमने, एंड वेलोसिटी जो है वो 7.2 किलोमीटर पर आवर को 5/18 4 जा 4 5 जा 20, तो 2 आ जाएगा आपका आंसर इनटू 2। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? वेलोसिटी को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? तो फाइनली आपका आंसर आएगा 98
वॉट। आया बात समझ में? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, चलो और बताओ। पावर में अप टू 20 20 2020। ओके, a pump motor is used to deliver water at certain rate from a given pipe to obtain twice as much water from the same pipe in the same time interval. Power of the motor has to increased by. Okay, तो मुझे उसी टाइम में डबल अगर मुझे चाहिए पानी वाटर चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, पावर को क्या करना पड़ेगा? ओके, a pump motor is used to deliver water at certain rate from a given pipe to obtain twice as much water from the same pipe in the same time. मतलब रेट को मुझे डबल करना है, वाटर का जो रेट है ना उसको डबल करना है, तो पावर का क्या करना पड़ेगा? ओके, so what exactly the power is? So power is equals to actually work done upon time. Okay, or I should say it is a dw by dt. dw by dt. ओके, अब ये जो जो वर्क डन होता है ना वो डेल्टा के डी के जितना होता है। डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी के बाई डी टी। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, हाफ वी स्क्वायर तो बाहर निकल के आएगा, बट डी एम बाई डी टी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स्ड है, बट जो मास पर टाइम जो है दैट इज अ रेट ऑफ द डिलीवरिंग मास, रेट ऑफ द डिलीवरिंग मास। तो ये पावर का जो फॉर्मूला आएगा वो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर इंटू डी एम बाई डी टी हो जाएगा। और सीधी सी बात है, ये जो पी है ना वो डी एम बाई डी टी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो मतलब आपको ये डबल करना है तो पावर भी डबल ही करना पड़ेगा। इट शुड बी डबल। इफ यू वांट टू डिलीवर द डबल वाटर देन द पावर शुड आल्सो बी डबल। सो इसको एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो पावर का क्वेश्चन नंबर 20, लेट्स चेक। Power of pump can be given by half rho A into V cube. To get twice amount of the water from the same pipe, V has to made twice. Okay. So the power is to be made 8 times. Okay, done. Okay, done. यहाँ पे हम कहाँ पे अटके थे लास्ट में? हम dm by dt पे अटके थे। तो अब मास क्या होता है? तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ इनटू द डेंसिटी। अब ये चीज हमने 2-3 बार हमारे टेक्स्ट में है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बाहर आ जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, वी स्क्वायर इनटू यहाँ पे हो जाएगा, हम अज्यूम दैट इट इज एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी। तो फाइनली ये जो पावर का जो फॉर्मूला है वो हाफ ए रो इंटू वी क्यूब हो जाएगा, बिकॉज डी एक्स अपॉन डी टी जो होता है वो वी होता है। तो अब देखो ये P प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब है,
अब जाके हम कह सकते हैं कि अगर आपको डबल चाहिए वाटर तो इसका वेलोसिटी डबल करना पड़ेगा आपको। तो वेलोसिटी डबल करने के लिए पावर आपको, वेलोसिटी का डबल करते हो तो पावर 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मिस्टेक था मेरा, तो ये दैट शुड बी द आंसर। वेलोसिटी डबल करने की बात है। इज दैट क्लियर फ्रेंड नाउ? ये बराबर है। यहाँ पे मिस्टेक क्यों हुआ था? बिकॉज यहाँ पे मैंने ऐसा बोल दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट। इफ यू increase the rate of the water then velocity also gets increases, but ये जो फॉर्मूला है उसमें सारा कांस्टेंट, देखो वेलोसिटी के अलावा जो भी टर्म्स है वो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो ये बराबर है। ये सब ये p प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अब लगेगा बिकॉज बाकी ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। इसमें मिस्टेक ये हो गया था कि वेलोसिटी को मैंने कांस्टेंट मान लिया था, वो गलत चीज थी आगे जो मैंने किया था उसमें। चलो और बताओ। Okay. 23. ओके, ट्वेंटी थ्री। Okay. Quarter horsepower motor runs at the speed of 600 revolution per minute. Assuming 40% efficiency, the work done by the motor in one rotation is okay. A quarter horsepower motor runs at the speed of 600 rpm. Assuming 40% efficiency, the work done by the motor in one rotation is okay. चलो पहले तो क्वार्टर हॉर्स पावर का मतलब क्या हुआ? क्वार्टर हॉर्स पावर का मतलब क्या हुआ? 746/4. हाँ परफेक्ट। तो ये जो मोटर का जो पावर है ना वो 1/4 HP है, 746/4 वॉट, इतना पावर है। अब जो एफिशिएंसी होती है ना, दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सो इनपुट जो है ना वो हमको इतना देना पड़ेगा, ये जो है उसका इनपुट पावर है, और मोटर जो घूमती है वो उसका आउटपुट है। तो आउटपुट पावर रिवोल्यूशन तो मिल रहा है हमको। ओके, motor runs at the speed of 600 rpm, assuming that the 40% efficiency, the work done by the motor in one rotation is, I think rpm का कोई जरूरत नहीं होगा। Let's see. Okay, okay, okay. लेट्स चेक। एफिशिएंसी जो है ना वो 1.4 है। आउटपुट पावर, इनपुट पावर शुड बी 746/4। ये आपका आउटपुट पावर होगा 0.4 इंटू 746 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका 74.6 वॉट मिल जाएगा, पावर मिल गया। मुझे वर्क फाइंड करना है, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर टाइम। तो अगर वर्क फाइंड करना है तो पावर इनटू टाइम करना पड़ेगा। अब टाइम इन वन टाइम फॉर वन रोटेशन,
तो 1 रोटेशन का टाइम कितना होगा? तो अब आ गया, अब आएगा बात काम का। ओमेगा जो है ना वो 600 रोटेशन पर मिनट है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि एक 600 रोटेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है? रोटेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट, राइट, मतलब 60 सेकेंड। तो मुझे कौन सा टाइम लेना है फ्रेंड्स? टाइम के लिए मुझे क्या करना है? कौन सा टाइम? एक रोटेशन का। तो 600 रोटेशन का जो टाइम है ना वो 60 सेकेंड्स है। तो मुझे बताओ एक रोटेशन का टाइम कितना होना चाहिए? वो मेरे लिए काम का है। 10 seconds. कहाँ से 10 सेकेंड? 1/10 सेकेंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट अंडरस्टूड? तो अब मुझे वर्क मिलेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू आउटपुट पावर इंटू टाइम। आउटपुट पावर जो है वो 74.6 इंटू टाइम हो जाएगा 1/10। 1/10 क्यों लिया? बिकॉज आई वॉन्ट्स टू फाइंड द वर्क डन इन द 1 रोटेशन। तो 1 रोटेशन का टाइम मुझे लेना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 7.46 जूल। दैट इज योर वर्क। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? आया बात समझ में? ये चीज यस सर। तो फ्रेंड्स मैंने है ना आज आपको यहाँ तक मतलब पावर के 25 तक क्वेश्चन कराया है। तो फ्राइडे जो संतोष सर का लेक्चर आएगा तो वो आपके पावर के टॉपिक जो रिगार्डिंग जो डाउट्स है वो कंप्लीट करेंगे। आप इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन को भी कंप्लीट करके लाना। इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन को भी कंप्लीट करके लाना। तो संतोष सर विल हैंडल योर डाउट्स करस्पॉन्डेंट टू दिस टॉपिक। ओके, तो Friday you must come with the solution, with some solutions, and जो भी बाकी बचेगा वो मैं नेक्स्ट संडे को खत्म कर दूंगा। ओके, तो आज का सेशन फ्रेंड्स हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अभी आपका वेडनेसडे जो एग्जाम है, वेडनेसडे आपका एग्जाम है JEE का, नीट का 30 मार्क्स का पेपर होगा, 30 क्वेश्चंस का पेपर होगा। ट्यूसडे में आपको बता दूंगा, एक वीडियो आपको एक क्लिप बना के सेंड कर दूंगा, आपको ऑनलाइन एग्जाम मेरे एप्लीकेशन में से कैसे देना है उसके लिए पूरा डिटेल्ड आपको एक वीडियो के द्वारा मैं आपको भेज दूंगा। ओके, ओके सर। Oh yes, sir. एग्जाम के टॉपिक क्या है? इट विल बी बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ द मोशन। ओके, Yes, sir. फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ द मोशन। ओके, Yes, sir. ओके। आज का सेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। Bye, sir. बाय।